Dear students, welcome back to channel Zach Economics. So in the last video I have discussed about stagnation of agriculture sector and industrial sector. Now in this video I am going to discuss about stagnation of foreign trade under British rule. तो मेनली फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो इंडिया इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्रीज से, सिंपल। और वहाँ पे दूसरी कंट्रीज का मेनली मतलब है ब्रिटिशर्स से ही करना पड़ता था, बिकॉज द रूल वॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। अब हाउ द ब्रिटिशर्स हैव टोटली अफेक्टेड द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, उन्होंने सबसे पहले जो है इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया, ठीक, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, ठीक है। नाउ द फर्स्ट पॉइंट आई टेल यू दैट इज, नाउ यू सी, इंडिया है और ब्रिटिश है, ठीक। इंडिया से ब्रिटिशर्स जो थे, व्हाट दे डू, दे एक्सपोर्ट ऑल द रॉ मटेरियल सिंपली। सो इंडिया गिव्स व्हाट, इंडिया गिव्स रॉ मटेरियल। व्हाट इज दिस रॉ मटेरियल? दिस इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, ओके। और फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते थे फिनिश गुड्स में, और फिनिश गुड्स को वापस इंजेक्ट करते थे इंडिया में। कौन से गुड्स को? फिनिश गुड्स को। दे सेल देयर फिनिश गुड्स टू इंडिया। सो दिस वॉज द केस। सो इंडिया हैज बिकम व्हाट? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स क्या बन गए थे? दे एक्सपोर्ट्स द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया से सारा का सारा रॉ मटेरियल लेते थे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया, उसके फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए, और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके इंडिया को इंपोर्ट करा, ठीक। इंडिया ने उससे इंपोर्ट कर लिया, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। ब्रिटिशर्स हैव बिकेम द they started extracting out the raw materials from India and started injecting the finished goods produced in their territory, simple सी बात, ठीक है। So this was the first point. Now next point is monopoly control of foreign trade. See, Britishers have created a monopoly over foreign. Now what is monopoly? Monopoly का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर आदमी जो है वो रूल करता है पूरी चीज़ को, ठीक, मैक्सिमम रूल उसी का होता है। तो इंडिया का 50% फॉरेन ट्रेड जो था, एज अ रिटन हियर, दैट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड करती थी, वो थी चाइना, सिलोन, वो श्रीलंका, पर्शिया, इन ईरान देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड पर्शिया। तो चाइना, ईरान और श्रीलंका ऐसी कंट्रीज जो हैं वो बाकी का सारा फॉरेन ट्रेड कर रही थी। अब ये करते कैसे थे ब्रिटिशर्स जो फॉरेन ट्रेड, उसके वो जो है एक स्विस कनाल उन्होंने डेवलप किया था। नाउ व्हाट इज दिस स्विस कनाल? इट इज़ जस्ट अ आर्टिफिशियल वाटर वे विच इज़ बीइंग introduced by the Britishers. And what it does, it was firstly it was introduced in the year 1869. Remember this year, very important for the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब उससे होता क्या था कि जितना भी इंडियन मार्केट से ट्रांसपोर्टेशन करना था वो मैनेज्ड कॉस्ट में जो है वो इंडिया से ट्रांसपोर्ट करते थे थ्रू स्विस कनाल, ठीक है। दैट इज़ मोर देन नफ फॉर द स्विस कनाल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवेज है, पूरे दुनिया में बहुत ही फेमस वाटरवे माना जाता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ रूट फ्रॉम वेयर ब्रिटिशर्स हैव ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर इट टू देयर ओन नेशन, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ foreign trade. Now third point, now third is surplus trade but only to benefit Brits. Brits is a short form for Britishers. So Britishers को जो है जितना भी सरप्लस ट्रेड होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो भी सरप्लस जनरेट होता था, वो सारा का सारा सरप्लस जो था, एक्सपोर्ट सरप्लस जितना का जितना जनरेट होता था इंडिया में, वो ब्रिटिशर्स यूज़ करती थी। किस चीज़ों के लिए यूज़ करती थी? आई टेल यू वन बाय वन। सी, पहला तो वो सारे के सारे पेमेंट्स करती थी, जो भी एक्सपेंस जो है ऑफिस सेटअप को क्रिएट करने में होता था, जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट को खर्चा आ रहा है, वो सारा का सारा खर्चा इन सरप्लस के थ्रू मैनेज होता था, ठीक। नंबर टू, अगर मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी और कंट्री को कवर करने के लिए वॉर कर रही है, तो उस वॉर में खर्चा जाता था सारा का सारा, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे इनविजिबल आइटम्स जिनको इंपोर्ट करने में खर्चा आता है, जिनको जो सर्विसेज कहलाती हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करते थे बाहर से, ठीक। तो उन सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए भी खर्चा होता था। तो जितना का जितना फॉरेन ट्रेड से सरप्लस जनरेट होता था, इन तीन चीज़ों पे मेनली एक्सपेंस होता था, ठीक है। व्हाट ऑल दीज थ्री थिंग्स, लेट मी टेल यू एंड राइट इट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स। फर्स्ट, जो भी फॉरेन ट्रेड से सरप्लस जनरेट हुआ, एक्सपोर्ट सरप्लस, उसको जो है सबसे पहला meet all the office related expenses. Number 2, meet war expenses. Number 3, जो सर्विसेज होती थी उनको इंपोर्ट करता था। ये सारी तीनों चीज़ें कौन परफॉर्म करते था? ये तीनों चीज़ें जो है वो कॉलोनियल रूल
ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल रूल था, यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो ये तीनों एक्टिविटीज़ में उस सरप्लस को खर्च करते थे, ठीक है, in order to maintain their own territory and in order to rule India and drain the Indian wealth in a manner. Okay, so this is the use of surplus. Now we have studied the three major aspect in foreign trade. The first one was India was a exporter of raw material and the importer of finished goods from Britain. Number two, there was a monopoly of the Britishers. And number three, the surplus trade, जो भी trade surplus कमाया जाता था उससे, export surplus जो इंडिया कमाता था, that was only used for the benefits of Brits. And what are those benefits? I have told you, office related expense, war expense, or to import services. Invisible items का मतलब होता है services. Okay? Now, next we are going to talk about stagnation of demographic condition. So next I am going to talk about the demography of India at the time of independence. See, demography का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए. Demography means it is the study of population in terms of number of births, deaths, disease, etc. Okay, over a period of time. तो ये एक तरीके की साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ बर्थ, डेथ और लिटरेसी रेट, यू कैन से, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड मेजर अदर थिंग्स, ठीक है. तो डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर बात करें तो उस टाइम पे सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस इंडिया के अंदर, जो ऑफिशियल सेंसस मतलब जो कंप्लीट एनुमरेशन होता है 1 by 1 पर्सन टू पर्सन जाके पॉपुलेशन काउंट होती है, वो सबसे पहला 1881 में कराया गया था, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ओके, तो 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी. जो साइज ऑफ पॉपुलेशन था वो फ्लक्चुएट होता रहता था. कभी एक सेंसस में ज़्यादा हो जाएगा, दूसरे सेंसस में कम हो जाएगा, और फर्स्ट सेंसस मैंने आपको बताया 1881 में हुआ था, ठीक. 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? सी, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है बिकॉज ऑफ फेमाइन, ठीक. ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है, ये ऐसा ईयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भुखमरी की वजह से और बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने की वजह से, फेमाइंस की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन में हैवी डिक्लाइन आया था. तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है. लेकिन उसके बाद आफ्टर 1921 क्या हुआ, जो इंडिया की पॉपुलेशन काउंट हुई वो कंसिस्टेंट रेट से इंक्रीज हुई और उसकी प्रॉपर सेंसस अकर होने लगा, ठीक. आफ्टर 1921 जो है ट्रांजिशन पीरियड था इंडिया के लिए, जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा फेमाइन फेस किया था, ठीक है. तो लेट मी राइट इट. Okay, so this is after 1921. The population was started to be counted in a consistent and rise in a consistent manner, and the census were holding up. Now, what all things comes under demographic condition when we study the demography of India? See, first thing is birth rate and death rate. Okay, so when I am talking about birth rate and death rate, there was high birth rate and death rate also. Remember that. See, birth rate का मतलब होता है कितने बच्चे पैदा हुए per 1000 in a year, ठीक है. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाउंड पर 1000 ईयर, और डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर. सी, जितना भी बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत ही हाई था. दैट वाज अराउंड 48 and 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. सो बर्थ रेट एंड डेथ रेट वॉज पर 1000 पॉपुलेशन 48 per 1000. This was the birth rate, and 40 per 1000 is death rate. So as you can see that 48 are born, so 40 are dead also. So this is a kind of problem occurs at the time of eve of independence. Okay, now second is about infant mortality rate. Now what is this infant mortality rate? Infant mortality rate का मतलब जितने भी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बच्चे में से जितने पैदा हुए उसमें से कितने मर जाते हैं, ठीक है. तो द डेथ रेट वॉज चिल्ड्रन बिलो 1 year वॉज पर 1000 वॉज वेरी हाई. सी, तब ये कंडीशन थी कि 218 बच्चे जो पैदा हुए, उन 218 बच्चे, सॉरी, जो 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 जो बेबीज बॉर्न हुए, उसमें से 218 दे डाई. दैट वॉज द क्रिटिकल कंडीशन. ओके, सो दिस इज बर्थ्स. ओके, इन्फेंट बर्थ. तो जितने भी 1000 बच्चे पैदा हुए उसमें से अराउंड 218 बच्चे जो हैं वो मर जाते थे. दिस वॉज अ वेरी पुअर हेल्थ केयर स्टेटस ऑफ इंडिया, एंड दिस शोज एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑल्सो. सो दैट्स वाई
none of the child who was born is safe among the 1,000 births. Okay, so this was the infant mortality rate. ठीक है. Next is life expectancy. See, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी. जो थी उस टाइम पे अराउंड, अगर एक आदमी है वो 32 साल 33 साल की उम्र तक जीता था, उसके बाद मर जाता था किसी ना किसी बीमारी की वजह से, ना किसी और प्रॉब्लम्स की वजह से. ठीक है, तो 32 साल थी. आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप बात करें तो इट इज़ अराउंड, इन इंडिया इट इज़ अराउंड 69.4. सो दैट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज. तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट करता था कि इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एट दैट टाइम वॉज वेरी वर्स्ट. As compared to today, it is little bit better. But as you can see in corona times, we can still realize that we are not self-sufficient in terms of health status of the country. Okay. So life expectancy कितनी थी? I'll write it here. तो औसत में अगर देखा जाए तो एक आदमी 32 साल की उम्र तक जीता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अब ये उम्र कितनी हो गई? अराउंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, अराउंड 70 ईयर्स तक जो है वो एक आदमी जिंदा रह लेता है बिकॉज ऑफ ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड. तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेटस था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिटरेसी रेट. Now, at the time of independence, on the eve of independence, the literacy rate, it was also very poor. See, what is literacy rate means? इसका मतलब होता है वो लोग जो लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक, that will be considered as literate in India. तो अगर वो अपना सिग्नेचर कर दें या नाम लिख दें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लिटरेट. तो उस टाइम पे इट वॉज ओनली 16%, दैट इज़ वेरी लेस. जिसमें से फीमेल लिटरेसी थी नेग्लिजिबल, दैट इज़ लो टू अबाउट 7%. तो अब आप सोच लीजिए कि 7% लोग जो हैं, 7% फीमेल्स थी जो उस टाइम पे पढ़ सकती थी, और जो है उसके बाद जो टोटल लिटरेसी रेट है दैट इज़ 16%. तो अगर आप जो है मोर ओवर देखेंगे तो 9% फीमेल्स वेयर देयर, वो 9% मेल्स वेयर देयर हु आर लिटरेट. तो 16% लिटरेसी रेट, वेरी पुअर इट वॉज. और अगर इसको हम दो में डिवाइड करें जेंडर बेसिस पे, तो मेल एंड फीमेल, अगर मेल की बात करें तो इट वॉज 9% एंड फीमेल दैट इज नेग्लिजिबल टू 7%. सी, दिस वॉज द कंडीशन. So these are all the 4 demographic status or profile which represent how the condition was. When I say about the Indian demography, and demography, as I've told you, it is the study of population with subject to death rate, birth rate, infant mortality rate, life expectancy, literacy rate, like that. Okay, so this was whole of the condition of the Indian demography. So now we have studied 2 more important points. We have studied the stagnation of India's foreign trade. We have studied about the stagnation of India's demography condition. What was the demographic condition at the time of Britishers? So thank you, students. I hope you liked the video. Press the bell icon for further updates. Any problem you can comment down or ask me on the WhatsApp group. Let me focus this. So it will be good for you to make the points. And remember, in this subject, you have to make a small copy or small diary that will have all the data related to the time of independence and present, and easily you can get it on internet. Data from 2019 will be suitable. Thank you, class.